इसे बिल्कुल अविश्वसनीय मान लीजिए। गुफा खोजकर्ताओं ने ग्रीस और अल्बानिया की सीमा पर स्थित एक गुफा में मकड़ियों का एक विशाल शहर खोजा है। मकड़ियों के आवास का अध्ययन कर रहे प्रमुख शोधकर्ता का कहना है कि यह संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी घर है। एक ही रात में 3 आदमी गायब हो गए। उनके तंबू खाली पड़े थे। उनकी आग अभी भी जल रही है। एकमात्र सुराग कांगो के वर्षावन के सबसे अंधेरे हिस्से में घसीटने के निशान हैं। कौन चुपचाप जंगल में घूम सकता है और बिना कोई आवाज किए उन्हें ले जा सकता है? दशकों तक अधिकारियों ने बचे हुए लोगों की कहानी को पागलपन कहकर खारिज कर दिया, लेकिन उसने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। वह एक शिकारी था, प्राचीन, शांत और बढ़ता हुआ। ऐसे कितने ही जीव बिना कोई निशान छोड़े मारे गए होंगे। यह जुबा फोपी की कहानी है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी वर्षावनों में एक बहुत बड़ा मकड़ा रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ा कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन उसका आकार एक ही होता है, दानव जैसा आकार। एक ऐसा जीव जिसे विज्ञान को कभी नहीं खोजना चाहिए था। और क्या होता है जब आप उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां विशालकाय जीव खामोशी से शिकार करते हैं? मकड़ी के बारे में बात करने से पहले आपको उस जगह को समझना होगा जहां वह रहती है, क्योंकि कांगो का वर्षावन महज एक और जंगल नहीं है। यह अपने आप में एक अलग दुनिया है और इसके नियम इतने सरल हैं कि बाहरी लोग इन्हें समझने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ एकड़ से भी अधिक घने हरे अंधकार की। 5 करोड़ एकड़ का वह क्षेत्र जहां पेड़ों की घनी छतरी सूरज की रोशनी को इतना रोक देती है कि जंगल का निचला हिस्सा हमेशा धुंधले अंधेरे में डूबा रहता है। यह पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है और इसके विशाल हिस्से का न तो कभी नक्शा बनाया गया है, न ही कभी तस्वीरें ली गई हैं, और न ही यहां हजारों वर्षों से इसे अपना घर कहने वाले स्थानीय समुदायों के अलावा किसी ने कदम रखा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाली प्रजातियों में से 1/4 से भी कम का दस्तावेजीकरण किया है। बाकी प्रजातियां छिपी हुई हैं, अज्ञात हैं, बाहरी दुनिया के लिए अनजान हैं। यहां रहने वाली जनजातियां आपको कुछ ऐसा बताएंगी जिसे शोधकर्ता अभी स्वीकार करना शुरू कर रहे हैं। कांगो मनुष्यों का नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त किए जाने वाले मेहमान हैं और कम से कम बिन बुलाए घुसपैठिए। जंगल का अपना पदानुक्रम है, अपने शीर्ष शिकारी हैं और बाहरी जीवों से निपटने के अपने तरीके हैं। घने जंगलों में प्रवेश करने वाले अधिकांश बाहरी लोग वापस नहीं लौटते। उनके लापता होने का कारण बीमारी, दुर्घटनाएं या जंगल की खोजबीन का सामान्य खतरा बताया जाता है। लेकिन जनजातियों को बेहतर पता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि सुरक्षित रास्तों से बहुत दूर भटकने वाले लोगों का क्या अंजाम होता है। 1 सदी से भी अधिक समय से खोजकर्ता, मिशनरी और सैनिक कांगो से कुछ असंभव सी कहानियां लेकर लौटते रहे हैं। एक मकड़ी जो कॉफी टेबल जितनी बड़ी थी, रेशम के इतने मोटे जाले जो रस्सी जैसे दिखते थे, ऐसे जीव जो संगठित समूहों में शिकार करते हैं और कंपन के जरिए संवाद करते हैं, जो जंगल की जमीन पर मीलों तक फैलते हैं। हर विवरण एक ही बात बताता है। भूरा शरीर, पीठ पर बैंगनी निशान और पैर जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम से कम 4 फीट लंबे होते हैं। यह समानता आश्चर्यजनक है। दशकों और सैकड़ों मील की दूरी पर रहने वाले गवाह बिना कभी एक दूसरे से संपर्क किए एक जैसे विवरण देते हैं। वैज्ञानिक समुदाय ने इन रिपोर्टों को मतिभ्रम, अंधविश्वास और अतिशयोक्ति बताकर खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि मकड़ियां इतनी बड़ी नहीं होती, मकड़ियां झुंड में शिकार नहीं करती, मकड़ियां इतने बड़े जाले नहीं बनाती कि पक्षी से बड़े किसी जीव को पकड़ सकें। जीव विज्ञान के नियम इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन जीव विज्ञान के ये नियम उन लोगों ने बनाए थे जिन्होंने कभी कांगो के निषिद्ध क्षेत्रों में कदम नहीं रखा था, और जंगल ने ऐसे रहस्य छिपा रखे हैं जिनका इन नियमों में कोई जिक्र नहीं है। उस शिकारी पर किसी को विश्वास नहीं था। आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज सबसे पहली घटना 1938 में अतुरी जंगल नामक एक दूरस्थ वन क्षेत्र के पास हुई थी। एक मिशनरी दल संकरे रास्ते से होते हुए चौकियों के बीच सामान पहुंचा रहा था। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। रास्ते पर एक ऐसा जाला फैला हुआ था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये वो नाजुक जाले नहीं थे जिन्हें आप दरवाजे के फ्रेम से हटा देते हैं। ये मोटी सफेद रस्सियां थीं जिन्हें इतनी घनी बुनाई से बुना गया था कि उनके बीच की जगह इतनी कम थी कि उसमें से हाथ निकालना भी मुश्किल था। टेनेसी के मेम्फिस के निवासियों ने अपने पड़ोस में एक विशाल मकड़ी का जाला देखकर जागने के बाद खुद को किसी डरावनी फिल्म में होने जैसा महसूस किया। रेशम का जाल पगडंडी के दोनों ओर पेड़ों से बंधा हुआ था। जब एक मिशनरी ने उसे छड़ी से छुआ तो पूरी संरचना इतनी जोर से कांप उठी कि कई फीट दूर से भी उसका कंपन महसूस हुआ। उन धागों में जबरदस्त तनाव था। जिसने भी यह जाल बुना था वह किसी भारी चीज को फंसाने की उम्मीद कर रहा था। दल को वापस लौट जाना चाहिए था। उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने पास में ही डेरा डाला और सुबह आगे की जांच करने का फैसला किया। उस रात समूह के 3 सदस्य गायब हो गए। किसी को भी कोई संघर्ष सुनाई नहीं दिया। न चीख पुकार, न भागने दौड़ने या लड़ने की आवाज। जब बचे हुए लोग सो गए थे तब वे वहीं थे, और जब वे जागे तब वे गायब हो गए थे। उनके तंबू वैसे ही खड़े थे। उनके सामान को छुआ तक नहीं गया था। यहां तक कि उनके जूते भी उनके बिस्तर के पास ही रखे थे, मानो उन्हें नींद से जगाकर उठा लिया गया हो। जो कुछ हुआ था उसका एकमात्र सबूत कीचड़ में बने घसीटने के निशान थे, जो शिविर स्थल से जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक व्यक्ति ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसका नाम रॉबर्ट हेल था, और अगली सुबह वह एक पेड़ के तने से चिपका हुआ मिला। वह इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसके साथियों को लगा कि उसे दौरा पड़ रहा है। वह 2 दिन तक बोल नहीं पाया। जब आखिरकार वह कुछ शब्द बोल पाया तो वह बार बार एक ही बात दोहराता रहा। उसने बताया कि वह आधी रात को जागा और उसने तंबुओं के ऊपर पेड़ों की छतरी से एक परछाई को नीचे उतरते देखा। उसने कहा, उसकी कई भुजाएं थीं। वह किसी भारी मशीन की तरह धीरे धीरे सधे हुए ढंग से और बिल्कुल खामोशी से चल रही थी, जैसे कोई क्रेन उसे नीचे उतार रही हो। उसके दोस्त एक एक करके उसकी जान ले रहे थे, और उन्होंने एक भी आवाज नहीं निकाली क्योंकि वे कभी जागे ही नहीं। उससे पूछताछ करने वाले औपनिवेशिक अधिकारियों ने पूरी घटना को मलेरिया का भ्रम मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने फाइल बंद कर दी और इसे उष्णकटिबंधीय बुखार के कारण हुई एक मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में दर्ज कर दिया। लेकिन उन्हीं अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया जिससे पता चलता है कि वे अपनी ही व्याख्या से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शिविर स्थल से अजीबोगरीब मोटे रेशम के नमूने एकत्र किए और उन्हें यूरोप वापस भेज दिया। उन नमूनों को संग्रहालय के अभिलेखागार में रख दिया गया और फिर कभी उनकी जांच नहीं की गई। ऐसा लगता है कि सच्चाई इतनी अप्रिय थी कि उसका पता लगाना संभव नहीं था। घोर अंधकार में पंगु। कुछ वर्षों बाद 1940 के दशक की शुरुआत में
एक और घटना घटी जिसे सैन्य अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से दबा पाया। कांगो में बेल्जियम सेना में तैनात एक सैनिक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकला। उसकी वर्दी एक चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई थी जिसका रंग गहरा बैंगनी था। उसके पैर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए थे। मिलने के बाद 10 घंटे से अधिक समय तक वह उन्हें हिला नहीं पा रहा था। उसकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने उसके रक्त में एक विष के अंश पाए जो किसी भी चिकित्सा डेटाबेस में मौजूद विष से मेल नहीं खाते थे। इस यौगिक ने पीड़ित को पूरी तरह से होश में रखते हुए तत्काल लकवाग्रस्त कर दिया। आप हिल नहीं सकते थे, लेकिन आप अपने साथ होने वाली हर चीज को महसूस कर सकते थे। शिकारी के दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है, इस पर विचार करें। एक ऐसा विष जो शिकार को बेहोश किए बिना उसे स्थिर कर देता है, एक विशिष्ट विकासवादी उद्देश्य को पूरा करता है। इससे भोजन ताजा रहता है, इससे शिकार जीवित रहता है, जबकि शिकारी को अपना समय मिल जाता है। घटना के बाद बेल्जियम की सेना ने जंगल के उस हिस्से को 6 महीने के लिए सील कर दिया। जनता को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, कोई आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई। सैनिक का तबादला उस क्षेत्र से कर दिया गया और उसके चिकित्सा रिकॉर्ड को गोपनीय रखा गया। अधिकारियों ने फैसला किया कि उस जंगल में उसे जो भी सामना करना पड़ा, उसके बारे में दुनिया को अभी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जानकारी को हमेशा के लिए छिपाकर नहीं रखा जा सकता। सैन्य अभियान को करीब से देख रहे स्थानीय समुदायों के माध्यम से कहानियां लीक हो गईं। उन्हें किसी भी बात पर हैरानी नहीं हुई। वे पीढ़ियों से इस शिकारी के साथ जी रहे थे, जासूसों से भरी मकड़ी की तरह। कांगो बेसिन में रहने वाले बाका और एम्बुती समुदाय जिबाफी को किसी डरावनी फिल्म के राक्षस की तरह नहीं देखते। उनके लिए यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक और जानवर है, जिसकी कुछ खास आदतें और व्यवहार हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए समझना जरूरी है। हे भगवान, सबसे पहले जोरोस मकड़ी की बात करते हैं, जिसके 4 इंच लंबे पैर शायद आपको वीडियो कॉल पर भी डरा दें। यह सुनने में किसी पुरानी लोक कथा जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का कारण समझ में आ जाता है। यह जीव बहुत दूर से भी कंपन महसूस कर सकता है। इंसानी आवाज से कंपन पैदा होता है। अंधेरे में इसका नाम लेना एक तरह से आपके स्थान को उस शिकारी को बता देना है जो जमीन और हवा में होने वाली हलचल को महसूस करके शिकार करता है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह हजारों वर्षों के सह अस्तित्व से विकसित हुई जीवन रक्षा की रणनीति है। शिकारी जानते हैं कि जंगल के कुछ रास्ते पूरी तरह से वर्जित हैं, भूतों या बुरी आत्माओं के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे क्षेत्र बहुत शांत हैं। एक स्वस्थ वर्षावन में निरंतर शोर होता रहता है। पक्षियों की चहचहाट, कीड़ों की भिनभिनाहट, मेंढकों की टर्र टर्र, बंदरों की चीख। जंगल शोरगुल भरा होता है क्योंकि जीवन प्रचुर मात्रा में है और हर जीव ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। लेकिन जब कोई विशाल मकड़ी आसपास अपना इलाका बना लेती है तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है। आसपास के सभी जीव जानते हैं कि कोई खूंखार शिकारी उन पर नजर रख रहा है और वे पकड़े जाने से बचने के लिए स्थिर हो जाते हैं। कांगो में सन्नाटा शांति का प्रतीक नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कुछ भयानक होने वाला है। जनजातियां कुछ खास पुराने पेड़ों के नीचे चढ़ावा छोड़ती हैं। मांस के छोटे टुकड़े, फल, जो कुछ भी वे दे सकते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि यह पूजा नहीं बल्कि समझौता है। ये चढ़ावे मकड़ी को बताते हैं कि आसपास आसानी से भोजन मिल जाएगा, इसलिए उसे इंसानों का शिकार करने की जरूरत नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब इन चढ़ावों को नजरअंदाज किया जाता है या जब बाहरी लोग इस व्यवस्था में दखल देते हैं तो लोग गायब होने लगते हैं।
एक कहानी ऐसी है जो गांव वाले दबी आवाज में सुनाते हैं। वे इसे सफेद हड्डियों की रात कहते हैं। शिकारियों का एक समूह गलती से वर्जित क्षेत्र के भीतर एक खुले मैदान में भटक गया। वहां उन्होंने जो देखा वह उन्हें जीवन भर सताता रहा। पेड़ों से लटके दर्जनों कंकाल मोटे रस्सियों जैसे रेशम से बंधे हुए थे। मानव अवशेष जानवरों के शवों के साथ मिले हुए थे। सभी कोकून में लिपटे हुए थे और उनमें से हर नरम पदार्थ पूरी तरह से निकल चुका था। हड्डियां एकदम सफेद हो गई थीं, क्योंकि मकड़ी के पाचक एंजाइम इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे ऊतक के हर अंश को गला देते हैं। शिकारियों को एहसास हुआ कि वे एक सक्रिय भोजन क्षेत्र में आ गए हैं। मकड़ी पास ही थी। संभवतः वह उसी क्षण उन्हें देख रही थी। वे बिना रुके मीलों तक भागे और पूरा गांव अगले दिन 20 किलोमीटर दूर जाकर बस गया। जनजातियों ने मकड़ी की सामाजिक संरचना के बारे में कुछ ऐसा भी देखा है जिसे वैज्ञानिक असंभव मानते हैं। आमतौर पर दिखने वाली विशाल मकड़ियां मादा होती हैं, जो अपने क्षेत्र की रक्षक होती हैं, लेकिन वे अकेले शिकार नहीं करती। उनके साथ छोटी मकड़ियां भी होती हैं जो खोजी का काम करती हैं, उनके रास्तों पर नजर रखती हैं और जालों में होने वाली हलचल पर ध्यान देती हैं। जब शिकार उनके क्षेत्र में आता है तो ये खोजी मकड़ियां मुख्य शिकारी से संपर्क करती हैं और शिकार की योजना बनाती हैं। मकड़ियों की अन्य प्रजातियों में इस तरह का सहयोगात्मक व्यवहार लगभग न के बराबर है, लेकिन ज़िबा फूफी मकड़ी, अगर वह मौजूद है तो पृथ्वी पर किसी भी अन्य मकड़ी से बिल्कुल अलग है। स्टील, रेशम और इंसानी शिकार। दशकों तक वैज्ञानिक समुदाय ने कांगो से आने वाली हर रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। उनका कहना था कि विशाल मकड़ियों का होना जैविक रूप से असंभव है। मामला यहीं खत्म। लेकिन एक शोधकर्ता ने ठान लिया कि यह खारिज करना काफी नहीं है। उनका नाम थॉमस एवरी था और वे एक मकड़ी विज्ञानी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मकड़ियों के व्यवहार और रेशम की संरचना का अध्ययन करने में बिताया था। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में एक रूपता उन्हें परेशान कर रही थी। अलग अलग लोग, अलग अलग दशक, अलग अलग स्थान, सभी एक ही जीव का वर्णन एक ही विशिष्ट विवरण के साथ कर रहे थे। उस पैटर्न से संकेत मिला कि स्रोत में कुछ वास्तविक बात है। एवेरी ने इन किंवदंतियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने करियर और जान को जोखिम में डालने का फैसला किया। वह इनोशी नाम के एक स्थानीय गाइड के साथ कांगो के मध्य भाग में गया, जो निषिद्ध क्षेत्रों के पास रहने वाली जनजातियों में से एक में उसकी चला बढ़ा था। इनोशी पहले तो हिचकिचा रहा था। वह जानता था कि वे किस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एवेरी ने उसे समझाया कि दस्तावेजीकरण से शायद अंततः उन समस्याओं की ओर बाहरी ध्यान आकर्षित हो सके जिनसे ये जनजातियां पीढ़ियों से अकेले जूझ रही थीं। घने जंगल में उन्हें पहला जाला मिला। यह लगभग 10 फीट चौड़ा था, पेड़ों के बीच सिर की ऊंचाई तक फैला हुआ था और इतने मोटे रेशम से बुना गया था कि जब एवरी ने इसे काटने की कोशिश की तो उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई। उसे एक छोटा सा नमूना लेने के लिए भी एक विशेष आरी का इस्तेमाल करना पड़ा। जब उसने अपने शिविर में वापस आकर रेशम का विश्लेषण किया तो उसे कुछ ऐसा पता चला जिसने प्रकृति में संभव चीजों के बारे में उसकी समझ को बदल दिया। रेशम में प्रोटीन की श्रृंखलाएं थीं जो मिट्टी से अवशोषित खनिजों से मजबूत हुई थीं। परिणामी पदार्थ स्टील से भी अधिक मजबूत और मनुष्य द्वारा अब तक निर्मित किसी भी कृत्रिम रेशे से अधिक लचीला था। यह जैविक अभियांत्रिकी का एक चमत्कार था और इसे कीड़ों से कहीं अधिक भारी वस्तुओं को पकड़ने के लिए बनाया गया था। जाले के अंदर एवरी को पक्षी की हड्डियां और ड्वर नामक एक छोटे हिरण का पैर मिला।
हड्डियां साफ सुथरे टुकड़ों में टूट गई थीं, जो यह दर्शाती हैं कि उन्हें बनाने वाले जीव में जबरदस्त शारीरिक शक्ति थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज जाले के निचले हिस्से में फंसा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा था। यह किसी इंसान की कमीज के टुकड़े जैसा लग रहा था और रेशम पर मौजूद एंजाइमों द्वारा आंशिक रूप से घुल चुका था। तभी एवरी ने गंध को महसूस किया। जाले के आसपास हवा में एक मीठी, तेज गंध फैली हुई थी, इतनी घनी कि वह लगभग उसका स्वाद महसूस कर सकता था। उसके रासायनिक संवेदकों ने इसे फेरोमोन यौगिक के रूप में पहचाना। मकड़ी अपने शिकार को भ्रमित करने के लिए हवा में मौजूद रसायनों का उपयोग कर रही थी, जिससे शिकार को पकड़ना आसान हो जाता था। शिकार करने की यह ऐसी परिष्कृत तकनीक थी जो एवरी ने किसी भी मकड़ी प्रजाति में पहले कभी नहीं देखी थी। जब वह वीडियो बना रहा था, उसके मोशन सेंसिंग कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक फ्रेम में एक विशालकाय, बालों से भरा पैर दिखाई दिया, जो मानव हाथ से भी मोटा था और फ्रेम के ठीक बाहर जाले के किनारे को छू रहा था। दूसरे कैमरे ने जमीन में लयबद्ध कंपन और नियमित अंतराल पर भारी कदमों की आहट रिकॉर्ड की। पास के जंगल में कोई बड़ी चीज चल रही थी, कोई ऐसी चीज जिसे पता था कि वे वहां हैं। एवेरी की नंगी कलाई गलती से रेशम के एक धागे से छू गई और उसे तुरंत जलन महसूस हुई। मकड़ी का रेशम सक्रिय पाचक एंजाइमों से लिपटा हुआ था। उसे खाना शुरू करने के लिए आपको काटने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आप जाले को छूते, प्रक्रिया शुरू हो जाती। संपर्क में आते ही आपकी त्वचा गलने लगती। यह एक ऐसा जैविक युद्ध था जिसका वैज्ञानिक इतिहास किसी भी मकड़ी प्रजाति में पहले कभी दर्ज नहीं कर पाया था। यह किंवदंती भयावह रूप से सच साबित हो रही थी। एवेरी और इनोशी ने उस घोंसले का पीछा किया जो उखड़ी हुई मिट्टी के निशानों से भरा हुआ था, और वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कई विशाल पेड़ गिर चुके थे। तबाही के केंद्र में उन्हें जमीन में एक छेद मिला जो किसी गुफा के प्रवेश द्वार जैसा लग रहा था। उसके किनारे मोटे सफेद रेशम से ढके हुए थे। अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति के बावजूद जो उसे वापस लौटने के लिए कह रही थी, एवरी अंधेरे में उतर गया। तापमान लगभग तुरंत बढ़ने लगा। 50 फीट के भीतर ही ऐसा लगा जैसे भट्टी में कदम रख दिया हो। यह प्राकृतिक भूतापीय ताप नहीं था, यह सैकड़ों जीवित प्राणियों के भूमिगत रूप से एक साथ हडल्ड होने से उत्पन्न ताप था। हवा घनी और नम थी, जिसमें वही मीठी, भ्रमित कर देने वाली गंध थी जो उसने जाले के पास महसूस की थी। जब एवरी ने अपनी टॉर्च जलाई तो उसने उन्हें देखा। कद्दू के आकार के दर्जनों रेशमी थैले कमरे की छत से लटके हुए थे। अंडों के थैले, जिनमें से कुछ पहले ही फट चुके थे, और खाने की थाली के आकार की छोटी छोटी मकड़ियां हर सतह पर रेंग रही थीं। उन्होंने दीवारों को ढक रखा था। वे छत पर झुंड बनाकर बैठी थीं। वे लगभग संगठित ढंग से चल रही थीं, अंधेरे में घुसपैठियों को घेर रही थीं। यह जंगल में छिपा कोई अकेला राक्षस नहीं था, यह एक प्रजनन कॉलोनी थी। JAFI जंगल के नीचे अपनी सेना बना रही थी। कक्ष का फर्श अवशेषों से भरा पड़ा था, ऐसे जानवरों की हड्डियां जिन्हें एवरी तुरंत पहचान नहीं सका। एक जूता जो 5 साल पहले लापता हुए एक खोजकर्ता का था। एक टूटा हुआ और रेशम से ढका कैमरा लेंस। मानव हड्डियों के ढेर गोलाकार रूप में व्यवस्थित थे, मानो मकड़ियां अपना भोजन छांट रही हों। छोटी मकड़ियां पहले से ही 3 फीट चौड़ी थीं और वे भयानक गति से चलती थीं। लेकिन उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया। ये विशाल चमकीले रंग की ऑनर्ब वीवर तितलियां अफ्रीका और एशिया की मूल निवासी हैं। एवरी को अपने बूटों से कंपन महसूस हो रहा था। यह एक सुनियोजित शिकार था जो उसे वापस लौटने के लिए कह रही थी। जैसे ही आप जाले को छूते, प्रक्रिया शुरू हो जाती। संपर्क में आते ही आपकी त्वचा गलने लगती। यह एक ऐसा जैविक युद्ध था जिसका वैज्ञानिक इतिहास किसी भी मकड़ी प्रजाति में पहले कभी दर्ज नहीं कर पाया था। यह
और वह निशाना था। वह भागा। छिपाने की कोशिश। एवेरी घोंसले से बाहर निकल आया। उसके फेफड़े जल रहे थे, पैर कांप रहे थे और उसका दिमाग जंगल के नीचे जो कुछ उसने देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह जिंदा था। उसके पास फुटेज था, उसके पास नमूने थे, उसके पास दस्तावेज थे जो अंततः वैज्ञानिक समुदाय को यह साबित कर देंगे कि जाओफी अंधविश्वासी जनजातियों द्वारा गढ़ी गई कोई किंवदंती नहीं थी। यह एक प्रजननशील शिकारी जीव था जिसकी आबादी लगातार बढ़ रही थी और जिसकी बुद्धिमत्ता का स्तर इतना ऊंचा था कि मकड़ियों के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे वह सब बदल जाता। उस सबूत का कोई भी अंश बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंचता। जब एवरी लड़खड़ाते हुए अपने बेस कैंप में लौटा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तंबू अभी भी खड़े थे। उसके उपकरण के डिब्बे ठीक उसी जगह रखे थे जहां उसने उन्हें छोड़ा था, लेकिन सन्नाटा अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर ऐसा किया गया हो। उसने सबसे पहले अपनी मुख्य हार्ड ड्राइव चेक की, जिसमें पिछले 3 हफ्तों के उसके सभी वीडियो फुटेज थे। फाइलें गायब हो चुकी थीं, न तो खराब हुई थीं, न ही क्षतिग्रस्त। पूरी तरह से मिटा दी गई थीं, मानो वे कभी थीं ही नहीं। उनके बैकअप ड्राइव भी खाली थे। हर तस्वीर, हर ऑडियो रिकॉर्डिंग, हर वीडियो फ्रेम जिसमें वह विशाल पैर जाले से रगड़ता हुआ दिख रहा था, सब कुछ सर्जिकल सटीकता से मिटा दिया गया था। उनके नमूने रखने वाले डिब्बे अभी भी सील बंद थे, लेकिन उनके अंदर की सामग्री निकाल दी गई थी और उनकी जगह जंगल का कचरा भर दिया गया था। जहां जैविक नमूने होने चाहिए थे, वहां पत्ते और मिट्टी पड़ी थी। रेशम के वे नमूने जिनसे बुने हुए धागे की असंभव तन्यता शक्ति साबित हो सकती थी, गायब हो चुके थे। उसकी जली हुई कलाई से खुरच कर निकाला गया एंजाइम अवशेष भी गायब था। प्रयोगशाला में जांच की जा सकने वाली हर चीज गायब हो चुकी थी। एवेरी ने आपातकालीन बचाव के लिए कॉल करने और हुई घटना की सूचना देने के लिए अपना सैटेलाइट फोन उठाया। डिवाइस सामान्य रूप से चालू हो गया, लेकिन जब उसने कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। फोन को रिमोटली डिसेबल कर दिया गया था। अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति ने कॉनगैल्स वर्षावन के मध्य तक पहुंचकर बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संपर्क काट दिया था। वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था। चारों ओर जंगल ही जंगल था। कोई सबूत नहीं था और मदद के लिए पुकारने का भी कोई रास्ता नहीं था। कुछ घंटों बाद उसने जंगल से वाहनों के आने की आवाज सुनी। बिना पहचान वाली वर्दी पहने 3 ट्रक उसके शिविर में आकर रुके। वे खोज और बचाव दल नहीं थे। वे पार्क रेंजर या वन्य जीव अधिकारी भी नहीं थे। वे सैन्य दक्षता के साथ आगे बढ़े, घेरा सुरक्षित करने के लिए फैल गए। फिर उनका नेता सीधे एवरी के पास पहुंचा। कोई परिचय नहीं, न ही उसकी कुशलक्षेम या उसके अनुभवों के बारे में कोई सवाल। उस व्यक्ति ने सीधे सीधे एवरी को बताया कि पर्यावरण अनुसंधान प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण उसे तत्काल निर्वासित किया जा रहा है। उन्होंने उसका सब कुछ ले लिया। उसकी नोटबुक अवलोकन और रेखा चित्रों से भरी हुई थी। उसके बचे हुए कैमरे, उसकी निजी डायरी, यहां तक कि घोंसले में पहने हुए उसके कपड़े भी जब्त कर लिए गए और उन्हें दूषित सबूत मानकर थैलों में बंद कर दिया गया। जब एवरी ने यह जानने की मांग की कि इसे किसने अधिकृत किया था, तो वह व्यक्ति उसके करीब झुका और एक ऐसी चेतावनी दी जिसमें किसी भी तरह की अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं थी। अगर एवरी ने कभी भी इस जंगल में जो कुछ देखा था
उसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात की तो उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी विश्वविद्यालय उसे नौकरी नहीं देगा, कोई भी पत्रिका उसका लेख प्रकाशित नहीं करेगी, कोई भी वित्तीय एजेंसी उसके नाम से जुड़ा कोई और अनुदान स्वीकृत नहीं करेगी। वह एक पेशेवर भूत बन जाएगा। वैज्ञानिक समुदाय से उसी तरह मिटा दिया जाएगा जैसे उसकी हार्ड ड्राइव मिटा दी गई थी। 48 घंटे बाद एवरी देश छोड़कर विमान में सवार था। घोंसले के निर्देशांक कभी दर्ज नहीं किए गए, सबूतों का कभी विश्लेषण नहीं किया गया, और कांगो में कहीं चुप्पी और आधिकारिक इनकार की आड़ में यह बस्ती अंधेरे में बढ़ती रही। लगभग 1 सदी से जाबाफी जनजाति कांगो के वर्षावन की छाया में जी रही है। सच्चाई की झलक पाने वालों ने इसके अस्तित्व को नकार दिया, अनदेखा कर दिया या दबा दिया। जनजातियां सह अस्तित्व जानती थीं, लेकिन आधुनिक दुनिया नहीं। पेड़ों की कटाई, खनन और विकास से जंगल सिकुड़ रहे हैं और शिकारी और शिकार को अलग रखने वाली सीमाएं मिट रही हैं। क्या होता है जब एक ऐसा प्राणी जिसने हजारों वर्षों तक अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर राज किया है, एक ऐसी दुनिया से टकराता है जो अब उसके नियमों का सम्मान नहीं करती? कब तक जिज्ञासा, लालच या अज्ञानता उस शिकारी को अंधेरे से बाहर निकालकर हमारे जीवन में ला खड़ा करेगी? जंगल पीढ़ियों से चेतावनी फुसफुसा रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि जाबा फोपी का अस्तित्व है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम बहुत देर होने से पहले उस खामोशी को सुन पाएंगे?